1985 में प्रदर्शित फिल्म सुर्खियां के निर्देशन से 24 नवंबर 2023 को प्रदर्शित होने वाली फिल्म फायर ऑफ लव रेड का निर्देशन करने तक अशोक त्यागी ने एक लंबी यात्रा तय की है। इस दौरान अशोक त्यागी ने कई दिग्गज कलाकारों के संग कई सफलतम फिल्मों का निर्देशन किया। वह ओशो रजनीश के भी शिष्य रहे तो वहीं मारवा फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षक भी रहे। उनका मानना है कि अल्फ्रेड को फिल्म ब्रिटेन में रहना चाहिए, मगर फिल्म निर्माण के रचनात्मक पक्ष में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी राय में महज द कश्मीर फाइल्स या द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों के भरोसे देश नहीं चल सकता। इन तमाम मुद्दों में अशोक त्यागी से फिल्मी संगम चैनल की बातचीत का अशोक त्यागी जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। फिल्म सुर्खियां एक अलग तरह का सब्जेक्ट था और एक नई उम्मीदें आपसे बनी थी। लोगों को लगा था कि आप कुछ खास हंगामा करेंगे उसके बाद भी, लेकिन फिर आप कमर्शियल की तरफ कैसे मुड़ गए? नहीं, मुझे जो सुर्खियां के बाद में दूसरी फिल्म मिली उसका नाम है मेरा ईमान, जो बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ी फिल्म थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो पूरी नहीं हो पाई उस टाइम पे। उस फिल्म में धर्मेंद्र, स्मिता पाटिल, गोविंदा, मंदाकिनी, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी, अनु मलिक का संगीत था। लेकिन स्मिता पाटिल की असामयिक मृत्यु की वजह से व्यवधान आ गया और हम उसको नहीं कर पाए। तो वो फिल्म भी मैं कहूँ कि क्योंकि नसीरुद्दीन शाह था सुर्खियां में, इसकी वजह से शायद लोगों को लगता है कि वो ज्यादा ही कुछ आर्टिस्टिक थी। लेकिन मैं मुड़ के, क्योंकि YouTube पे अभी सभी फिल्में आ गई हैं, तो मेरी फिल्मों को आप आउट एंड आउट कॉमर्शियल फिल्म नहीं कह सकते। मेरी हर फिल्म एक प्रयोगात्मक व्यावसायिक फिल्म है। सुर्खियां भी एक प्रयोगात्मक व्यावसायिक फिल्म है, और एक व्यावसायिक फिल्म बनाने की जो पहली जो नियम है वो ये है कि फिल्म का दर्शक के साथ एक भावात्मक इमोशनल कांटेक्ट होना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल फिल्म है वो सिर्फ आपको वैचारिक स्तर पे जुड़ती है, भावनात्मक स्तर पे, भावात्मक स्तर पे नहीं जुड़ती है। कॉमर्शियल जो पिक्चर है, राज कपूर, गुरुदत्त, कोई भी कॉमर्शियल पिक्चर होगी, शोले, दीवार, कोई भी होगी, DDLJ, जो भी पिक्चर होगी, कमर्शियल पिक्चर जो है वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करती है। तो ये एक, मैं बोलूंगा, सिफत जिसको बोलते हैं उर्दू में, सिद्धि है, हिंदी में एक सिद्धि है। ये रियाज करने से आती है, उसका होना बहुत जरूरी है। तो मेरी सारी फिल्में प्रयोगात्मक थी, प्रयोगात्मक व्यावसायिक फिल्में, अंधेर गर्दी, और उनमें किसी प्रकार की एक सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस को भी बरकरार रखने की कोशिश की गई थी। अंधेर गर्दी में भी है, रिटर्न ऑफ जूल थीफ जैसी आउट एंड आउट कमर्शियल पिक्चर के अंदर भी जो विलन है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो एक पॉलिटिकल सपना देख रहा है और उसमें जिसके लिए वो चोरी करना चाहता है, तो उससे भी प्रदर्शित हो रहा है वो सामाजिक जो राजनीतिक परिवेश है देश का, वो उसमें दिखाया जा रहा है। हालांकि मतलब आउट एंड आउट, वी आर नॉट मेकिंग गंगा जल, वी आर मेकिंग आउट एंड आउट कमर्शियल पिक्चर, रिटर्न ऑफ जूल थी। भारत भाग्य विधाता में फिर राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, ये सब गुण है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इट्स अ रॉकिंग दर्द, इसको एक ट्रिब्यूट है बप्पी जी को। और आज देखिए कितना बड़ा एक इत्तेफाक है कि इतनी जल्दी चले गए, और आज अगर हमको उनकी यादगार कुछ देखनी है लाइव, तो ये फिल्म है आज हमारे पास में, इट्स रॉकिंग द डिस्को। इस प्लेड द सेंट्रल कैरेक्टर इन दैट फिल्म। और काका जी की भी जो लास्ट फिल्म है वो बहुत भव्य हो सकती थी, बड़ी हो सकती थी। मैं बोलता रह गया, मैं इशारा करता रह गया, पर कोई जुड़ा नहीं पिक्चर के साथ में, क्योंकि वही वाली मानसिकता थी कि राजेश खन्ना इज नॉट ए सेलेबल स्टार। ये जो सेलेबिलिटी वाली है, वो राजेश खन्ना एक डूबा हुआ सूरज था जिसको कोई अर्घ या जल चढ़ाने को तैयार नहीं हो रहा था।
तो मैं अकेले रह गया। लेकिन मेरे अंदर वो व्यावसायिक भूख नहीं थी, मेरे अंदर जो थी वो एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने की, कि राजेश खन्ना को मैंने एज ए सुपरस्टार देखा। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि आज राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म जो है वो मैंने डायरेक्ट की है। और आज के बहुत बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने बूते पे इलेक्शन जीतते हैं, डॉक्टर अमोल कोल्हे। उन्होंने वाया गांधी में जो नाथूराम गोडसे की आखिरी स्पीच है वो वही है फिल्म, वो जैसा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वैसा ही है, पर उन्होंने उसमें ऐसे प्राण फूके हैं कि अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। और वो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द आर्काइव्स, पॉलिटिकल आर्काइव्स ऑल्सो एंड सोशियोलॉजिकल आर्काइव्स ऑल्सो। सारी अच्छी फिल्में आपने की, सारी फिल्में आपकी सफल रही, फिर बीच में आप फिल्मों से हट के कुछ अलग करने लगे, क्या वजह थी? नहीं, उसमें ये था कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो सबसे बड़ी एक कमजोरी है और भारतवर्ष का जो डिक्लाइन हुआ उसके अंदर भी ये थी कि जो गुरु होता था वो ज्ञान को अपने साथ लेके मर जाता था। वो सोचता था कि मैं कभी इम्पॉर्ट हूँ, कभी कभी जैसे नाट्य शास्त्र है, अब भरत मुनि ने अगर नहीं लिखा होता, अगर वो चला गया होता है पता नहीं, और भरत मुनि से पहले ओरल फॉर्म में पता नहीं कब से चल रहा था। तो इस तरह से सिनेमा के अंदर आप हैरान हो जाओगे, हिंदी सिनेमा के ऊपर अब तक कोई भी किताब नहीं है, और जितने लोगों ने भी काम किया है, क्योंकि मैं बात कर चुका हूँ जिन लोगों की फिल्मों की, मैंने उन लोगों से बात की है, उनको खुद नहीं पता कि जो एक्चुअली जो टेक्निक, जो टेक्निकल, जो इसको पैराडिम बोला जाता है, पैटर्न, जो हिडन पैटर्न्स हैं पटकथा के और पात्र चरित्र चित्र, जो पूरी की पूरी विधा है, उसके पीछे एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। तो ये जितने भी भारतवर्ष में बॉलीवुड में काम हुआ है, ये इंट्यूटिवली हुआ है, इंट्यूटिवली हुआ है। किसी ने भी ऐसे नहीं किया कि जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है और हर प्रयोग के साथ में उसके पास डेटा आता है, उसके साथ में वो ऑल्टर करता है, इस तरह से नहीं हुआ। अगर इस तरह से कर रहे होते तो गुरुदत्त ने कागज के फूल नहीं बनाई होती, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर नहीं बनाई होती, और आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा नहीं बनाई होती। हालांकि नाम नहीं आया, लेकिन आमिर खान इतने सक्षम निर्देशक हैं कि भाई ये मानने को तैयार नहीं हो कि लाल सिंह चड्ढा में उन्होंने कुछ ना कुछ, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उन्हीं का योगदान है। कागज के फूल, मेरा नाम जोकर, लाल सिंह चड्ढा, दोनों के, तीनों के अंदर क्या है कि जो निर्देशक है वो आत्ममोहित है। कागज के फूल में गुरुदत्त स्वयं से मोहित है, मेरा नाम जोकर में राज कपूर खुद से ऑब्सेस्ड है, और लाल सिंह चड्ढा में जो आमिर खान वो कैरेक्टर से ऑब्सेस्ड है, और जो उनका ऑल्टर ईगो है, मतलब वो कैरेक्टर ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो जो निर्देशक है उस कैरेक्टर के साथ जो उसकी अपनी जीवनी है उसको भी आइडेंटिफाई कर रहा है, और तीनों की तीनों में वो रो रहा है कि देखो मैं कितना प्रताड़ित हूँ, मेरे को कितना एक्सप्लॉइट हुआ है यार। अब ये जो गुण है ये हीरो का गुण ही नहीं है। करेक्ट। हीरो कभी भी आत्मग्लानि या इस टाइप के विलाप से वो बोलेगा, या अगर हीरो को रोने लग जाएगा तो फिर किस बात का हीरो? हीरो तो वो है कि जो रो नहीं रहा और आप रो रहे हो, तब तो हीरो है। तब है हीरो तो तब है कि माने कि हीरो तभी हीरो बनता है कि जब पर्दे पे उसको वो इमोशन नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए दर्शकों के अनुसार। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये निर्देशन है कि दर्शक की क्या रिस्पॉन्स रहेगी। हमको निर्देशक को सिर्फ एक दृश्य को शूट नहीं करना है, वो जो दृश्य है उसके प्रति दर्शक का क्या प्रतिक्रिया होगी उसको भी उसी के अंदर एम्बॉडी मतलब
कैसे बोले, एम्बेड कर रहे हैं, एम्बेडेड होता है, मतलब जो फिल्म चल रही है उसके अंदर वो सिर्फ सीन ही नहीं चल रहा है, उसके प्रति दर्शक का क्या रिस्पॉन्स होएगा वो भी चल रहा है। और अगर वो सही चल रहा है तो पिक्चर हिट है, और वो अगर गलत चल रहा है तो पिक्चर फ्लॉप है। तो क्या आप मानते हैं कि कागज के फूल हो या मेरा नाम जोकर हो, जो कल्ट फिल्में मानी जाती हैं दोनों, इसके बावजूद इनको सफलता नहीं मिली थी क्योंकि वो हीरो वाला गुण नहीं था उसमें? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि कल्ट तो इसके लिए है कि एक तो निर्देशक बहुत बड़े हैं और ये पता लग गया है कि ये इनकी आत्मकथाएं हैं। तो अच्छा, फिर समय के साथ जो है कि हमारी क्रिटिकल फैकल्टी भी नम हो जाती है कि जो उसके अवगुण हैं वो एक्चुअली आज हम कागज के फूल देखेंगे तो उसको वैसे नहीं देखेंगे कि अगर हम उसका टिकट खरीद के 1959 में देख रहे होते हैं, वैसे नहीं देखेंगे आज। सही बात। हम उसको दूसरे तरीके से देखें। कागज की फूल की कहानी भटकी हुई है और झूठी कहानी है, कहानी झूठी है कि उसके अंदर जो निर्देशक है वो ये कह रहा है कि मेरा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त है, जबकि 50s के वो टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज थी फिल्म की, सोसाइटी में इतनी धूम थी, वो 1931 का टाइम नहीं था कि जो आलमआरा बन रही है कि वह सोसाइटी में वो नहीं है। 1959 तक सिनेमा बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो गया था मिडिल क्लास के अंदर। अगर किसी भी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी किसी डायरेक्टर से शादीशुदा है और वो नामी गिरामी है, खा कमा रहा है, तो उन दोनों के कोई झगड़े होने का कोई कारण नहीं था। वो जबरदस्ती, और क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं था दिखाने के लिए, तो पिक्चर में वो कभी कारण को दिखाया ही नहीं गया। वो वीना को जबरदस्ती बस वो दिखाया कि बस इससे दूर है और उसको जस्टिफाई। और वहीदा रहमान क्यों छोड़ के चली गई इंडस्ट्री, क्यों पढ़ाती है टीचर, मतलब पटकथा भटकती है। तो उसमें दर्शक, लेकिन उसका जो मोमेंट है, जो ओपनिंग है पिक्चर की, जो पिक्चर की एंड है, और पिछड़े सभी बारी बारी वक्त ने किया क्या हंसी से तुम, जो उसके मोमेंट्स हैं, ऐसी मेरा नाम जोकर में, जाने कहाँ गए वो दिन, जीना यहाँ मरना यहाँ, पार्ट 1 मेरा नाम जोकर, और पार्ट 2 के कुछ मोमेंट्स, और पार्ट 3 के कुछ मोमेंट्स, ऐसे मोमेंट्स हैं जो उनकी वजह से वो कालजयी हो गई हैं फिल्में। और हम, मेरा नाम जोकर की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि राज कपूर इज मिसकास्ट इन दैट कैरेक्टर। उनको वो पिक्चर बना लेनी चाहिए थी श्री 420 के बाद। अगर वो श्री 420 वाला राज कपूर होता, अगर ये पिक्चर 57-58 में मेरा नाम जोकर बन गई होती, उस टाइम सर्कस भी बहुत होते थे, तो लोग बड़े आसानी से इस पिक्चर के साथ आइडेंटिफाई कर लेते। और अब जब इन्होंने बनाई तब तक वो 48 साल के थे, शेप में नहीं थे, फैले हुए थे, फूले हुए थे चेहरा, वो जो सिंपैथी चाहिए थी जोकर, वो कैरेक्टर, उनके अभिनय की मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अभिनय वो बहुत बेहतर है, लेकिन समूह जो उसके पात्र के, और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी मैं बात ये समझता हूँ कि सिंपैथी की भी क्या जरूरत थी। वाई कुड ही नॉट मेक अ हिलेरियस फिल्म? पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के पब्लिक हंस रही है। और मेरा नाम जोकर में कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं है जहां आपको जेन्युइनली हंसी आ जाए, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये मेरा नाम जोकर की सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए आनंद पिक्चर मेरा नाम जोकर का परिष्कृत रूप है, क्योंकि आनंद का जो पात्र है वो कैंसर ग्रसित होते हुए भी आपको लगातार पिक्चर में हंसाता है और आपका मनोरंजन करता है। एक्चुअली मेरा नाम जोकर को वैसी फिल्म होना चाहिए था। एक चीज और, आपको नहीं था कि इन दोनों फिल्मों, कागज के फूल हो या मेरा नाम जोकर हो, उनको जो भी सफलता मिली उसके पीछे उस फिल्म के गाने का ज्यादा इंपॉर्टेंस था, संगीत का महत्व ज्यादा था? नहीं, संगीत का महत्व तो हर फिल्म में होना ही चाहिए। संगीत का महत्व को किसी को भी भागना चाहिए नहीं। संगीत, एक्चुअली संगीत जो है वो फिल्म के बहुत नजदीक है, इन द सेंस कि फिल्म जो है वो टाइम के अंदर है। फिल्म जो कला है वो समय को मैनेज करने की कला है कि आपको 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, जो भी उसका रनिंग टाइम है, उस समय को नियोजित कर रही है। जैसे कि एक बिस्मिल्लाह खान की
या रविशंकर की या किसी बड़े गुलाम अली खान की जो परफॉर्मेंस है वो भी समय को नियोजित कर रही है, या बिरजू महाराज का जो नृत्य है। तो कुछ कलाएं हैं जो समय के अंदर होती हैं, कुछ कलाएं हैं जो स्थान में होती हैं। चित्रकला स्थान में है, स्पेस में है, मूर्ति कला स्पेस में है, और ये आपका स्थापत्य आर्किटेक्चर ये स्पेस के अंदर है। और लेकिन संगीत और नृत्य और अभिनय ये तीन नाट्य ये समय के अंदर है। तो सिनेमा भी समय को है, तो समय को संयोजित करने के लिए संगीत से आगे हम नहीं जा पाए हैं। संगीत से सुरीला हो जाता है, समय जो है वो बड़ा आनंदमय हो जाता है। तो सिनेमा जितना संगीत के करीब जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा पिक्चर में संगीत बजाते हो, मैं वो नहीं कह रहा, वो संगीत के जो गुण है उनको आत्मसात करके उसको हमको सिनेमा में लाना है। सिनेमा सुनने का और देखने का माध्यम है। तो हर निर्देशक को कोशिश करनी चाहिए कि जितना नयनों को, आंखों को नयनाभिराम लगे और जितना कानों को सुरीला लगे। यानी कि अगर आपकी पिक्चर में कर्कशता भी है तो उसको भी साउंड डिजाइन से आपको सुरीला बनाना है। ये गुण आज मिटता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा कर्कशता आ गई है साउंड में इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, क्योंकि लाइव नहीं यूज कर रहे। तो संगीत से जो माधुर्य है वो पूरी तरीके से विलीन हो चुका है। लेकिन फायर ऑफ लव रेड में हम उसको लेके आए हैं। फायर एंड लव बनाने के पहले लंबा गैप क्यों हो गया? नहीं, मैं नहीं समझता इतना लंबा। पिछले साल तो ये वाया किल गांधी आई है। रिलीज के हिसाब से मेरी लास्ट पिक्चर आई 2014 में रियासत, 2012 में आई इट्स रॉकिंग दर्द डिस्को, और 2022 में आई जनवरी में वाया किल गांधी। तो रियासत और वाया किल गांधी में 8 साल का गैप रहा। वो गैप रहा क्योंकि ये वाया किल गांधी की शूटिंग 2017 में हो गई थी, लेकिन उसको रिलीज करने के लिए मैं सही माहौल को ढूंढ रहा था कि कब माहौल सही होएगा। और आप समझ सकते हैं कि किसी और कालखंड में शायद ये पिक्चर रिलीज ही नहीं हो पाती। तो उस प्रयास में काफी मेरी एनर्जी मैं नहीं कहूँगा कि वेस्ट हुई, क्योंकि नाथूराम गोडसे का जब मैंने आखिरी बयान पढ़ा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, और मुझे लगा कि किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, लेकिन ये बंदे को फांसी तो हो गई, इसने जो भी किया उसको सजा हो गई, और इसने कोर्ट के सामने बयान दिया है, तो इसको दबा के नहीं रखना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति को यानी कि फांसी देने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, क्योंकि उसकी आवाज को अभी तक दबा के रखा गया है। तो मुझे वो थोड़ी सी खुशी मिली। मैं चाहता हूँ और ज्यादा। मैं तो सोचता हूँ गोडसे की आत्मा अब तक तो पूरी तरह मुक्त हो गई होगी, तृप्त हो गई होगी, क्योंकि जो अप्रिसिएशन मिली है इस फिल्म को, और इस फिल्म के बजाय बगैर भी जो उनके पात्र को जो सम्मान और जो रिकग्निशन मिल रही है, क्योंकि उस पात्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो अपने जो गलती है उसको पूरी तरह समझ रहा है, और उसको मजबूरी लग रही है कि उसको गांधी को मारने में वैसा मजा नहीं आ रहा जैसे कि यासीन मलिक या जो भी उसके आतंकवादियों को आ रहा है। वो एक झिझका हुआ, मतलब वो ऐसे जैसे कि अर्जुन को कहा जा रहा है कि तू द्रोणाचार्य पे तीर चला दे, उसकी वैसी हालत धर्म संकट में है। क्योंकि नाथूराम गोडसे अपने आप को महात्मा गांधी का अनुयायी मानता है, वो कई बार असहयोग आंदोलन में अंदर जेल भी जा चुका है, बहुत सम्मान है। और अगर आप कांग्रेसी नहीं भी हो, कुछ भी नहीं हो, तो भी उस टाइम पे महात्मा गांधी का बहुत सम्मान था। तो ऐसा नहीं था कि उसको ऐसी मजबूरी महसूस हुई, इसकी वजह से किया। और ये उसने कहा भी, उसने बोला भी
कि मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। और ये भी एक बात है कि रजनीश ने भी कहा कि जो आम आदमी होते हैं वो छोटी मोटी गलतियां करते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो ब्लंडर्स कमिट करते हैं। तो एक्चुअली पार्टीशन इज अ ब्लंडर कमिटेड बाय गांधी, नोबडी एल्स कैन टेक द। अगर बोले अंग्रेजों ने थोप दिया, क्यों थोप दिया? तुम पे नमक कानून तो थोपा नहीं उनसे, उसके खिलाफ तो तुम लड़ लिए। 1935 के एक्ट के खिलाफ में तुम लड़ लिए, तो ये भी तो कानून ही लेके आ रहे थे, लड़े क्यों नहीं? बोलते हमको नहीं मानना, हम आजाद 10 साल बाद हो जाएंगे, पार्टीशन को स्वीकार। मतलब इसमें था क्या? सही बात है। इसमें जिद क्या किस बात की थी यार? यू आर लीडिंग, यू कांट गेट अवे कि जिन्ना कौन था यार? जब 1937 में डिबेट हो रही थी तब जिन्ना कहाँ था? 42 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आपने जिन्ना से पूछ के किया था क्या? तो जिन्ना क्या जिन्ना के गंतव्य, जिन्ना तो वाज डूइंग द राइट थिंग, बिकॉज उसको वो मार्जिनलाइज था, उसको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आने के लिए कुछ बहुत बड़ी डिमांड रखनी थी। जिन्ना अगर पार्टीशन के बारे में सीरियस होते तो वो अपना बंगला माला बार हिल पे सन 46 तक नहीं बनवा रहे होते। सन 46 में तो मुकम्मल हुआ है यार। इफ यू वर सीरियस, वो सिर्फ हूल दे रहे थे। ये पॉलिटिकल जो हूल बोलते हैं ना, हूल, ऐसे पॉलिटिकल हूल थी उनकी। जब अंग्रेजों के बस का नहीं था पार्टीशन करना, इफ गांधी डिड नॉट वांट। और अगर सुभाष चंद्र बोस बच गए होते तो होता ही नहीं, बिकॉज ही वॉज एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ। उनके तो जो जनरल थे शाहनवाज खान, who later on became the फर्स्ट जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो पार्टीशन होता ही नहीं। तो ये तो अवॉइडेबल था ना सर। हाँ। तो अब उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हीरो को लेनी पड़ेगी ना, जो भाई तुम उसके हीरो। अब तुम कह रहे दे दी हमें आजादी, तो तुमने पहले बता दिया होता कि ऐसी आजादी देने वाले होते तो शायद हम नहीं लड़ते आपके साथ आजादी। ये आप क्या चॉइस दे रहे हो? या भगत सिंह जो लटक गया, भगत सिंह सुखदेव जो लटक गया, विभाजित भारत के लिए लटके क्या? आप कर क्या रहे हो यार? आप उसका क्रेडिट भी ले रहे हो। अब आप बजाय ना सीता जी की तरह कहना चाहिए धरती फट जाए, मैं समझ जाना चाहता हूँ। व्हाई आई किल गांधी की रिलीज के बाद जी सर, किस तरह के कमेंट्स आए थे? कुछ भी नहीं आए। मैं विश्व की उच्चतम सभ्यता वाले देश में जी रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जैसी रही भावना, जैसी आप जैसे हो, अगर आप चोर उचक्के होंगे, आपके चारों तरफ चोर उचक्के खड़े हो जाएंगे। अब जिस प्रकार के भी व्यक्ति होंगे, मेरा मन साफ है, मैं भारतवर्ष के प्रति समर्पित हूं, मैं निराकार ब्रह्म के प्रति समर्पित हूं, मेरी देवी देवताओं से भी बहुत अच्छी मैत्री है। मुझे ये नहीं लगता है कि निराकार के लिए मैं इनकी उपासना क्यों बंद कर दूं। अरे दे आर सच फ्रेंडली पीपल। आप बोलो कि यार, अरे आप बोलते हो फरिश्ते फरिश्ते, तो आप देवी देवताओं को फरिश्ता क्यों नहीं मान लेते? भाई आप कह रहे हो दूसरे के अल्लाह के अलावा फरिश्ते हैं, है ना? तो ये भी फरिश्ते ही है ना भाई। जो आप इसकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो कि आप कई सारे भगवानों को, वही फरिश्ते ही हैं। तो हमारे तो आई एम एट पीस विद निराकार, आई एम एट पीस विद ब्रह्म, आई एम एट पीस। अगर मल्टी यूनिवर्स हुई तो एक ब्रह्म से भी काम नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे? तो आपकी माता ब्रह्मा है जो आपको जन्म दे रही है, आपके पिता विष्णु है जो आपका लालन पालन कर रहे हैं, और आपके गुरु वो शिव है जो आपके अज्ञान को खंडित कर रहे हैं और आपको ज्ञानवान बना रहे हैं। क्योंकि ज्ञान दिया नहीं जा सकता, एक्चुअली अज्ञान को खंडित किया जा सकता है। जब अज्ञान खंडित होता है तो विशुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो मौलिक ज्ञान होता है। सर, आपकी जो फिल्म है फायर ऑफ लव रेड जी, इसकी योजना कैसे बनी? इसकी कहानी का प्रेरणा स्रोत क्या था? फायर ऑफ लव रेड की कहानी का प्रेरणा स्रोत ये था कि कम से कम पात्रों के साथ में लॉकडाउन में किस प्रकार से एक फिल्म का संयोजन किया जाए जो कि लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों का भी सामना कर सके। उस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग
और कई बार शूटिंग आके रुकवा देते थे, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इसका जो स्क्रीन प्ले मेरे पास में स्टॉक में मेरे मेंटल रिजर्वायर में, रेपर्टरी में, लाइब्रेरी में मेरे पास में कई सारी स्टोरीज हैं, स्क्रीन प्लेज भी है, पूरे स्क्रीन प्ले है। तो उसमें ये स्क्रीन प्ले था जो एक थ्रिलर है और मुझे लगता था, और ये एक सिनेमा की जो एक बहुत बड़ी चुनौती है सिनेमा के सामने कि सिनेमा का जो कैमरा है, जैसे आपने ये कैमरा लगा के रखा हुआ है, अब कैमरे के पीछे हूँ, मैं कैमरे के आगे हूँ, तो अब मेरी जो सतह है, जो मेरा शरीर है, जो मेरा ये आवरण है, मैं तो इसके पीछे छुपा हुआ हूँ, वहां पे आप कैमरा नहीं ले जा सकते। लेकिन जो साहित्यकार है, जो नॉवल लिखता है, उपन्यास, आप घर जाओ, कोई भी उपन्यास निकालो तो आप देखोगे उपन्यासकार जो है वो पात्र की जो मानसिक दशा है उसका चित्रण कर रहा होता है। अब सिनेमा के अंदर हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है पात्र की मानसिक दशा को चित्रित करने का। हम सिर्फ पात्र के एक्शन को चित्रित कर सकते हैं, पात्र की मानसिक दशा का हम चित्रण नहीं कर सकते। अगर हम पात्रों को बोल भी दे कि तेरे मन में ये चल रहा है और कैमरा लगा के बैठ जाए, तो फिर भी दर्शक कब तक देखता रहेगा, और वो उसके मन में जो चल रहा है वो कमेंट्री के रूप में चलने लग जाए तो कब तक देखता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक सिनेमा की एक बोलते हो लिमिटेशन है। ये इसकी एक जो बोले जाए एज एन आर्ट, इसकी एक बहुत बड़ी जो लिमिटेशन है कि ये सब्जेक्टिविटी के बारे में मॉडर्न आर्ट के थ्रू जो पेंटर है वो अपनी अंतरदशा को प्रदर्शित करता है मॉडर्न आर्ट में। मॉडर्न पोएट्री के थ्रू जो राइटर है, पोएट है, वो अपनी मानसिक दशा को, लेकिन ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं है साधन जिसके जरिए से निर्देशक अपनी या अपने मुख्य पात्र की मानसिक दशा को पर्दे पे प्रदर्शित कर सके। इस फिल्म के द्वारा मैंने वो प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मौलिक है या पहला है विश्व में, लेकिन मैंने इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है इस तरीके से कि किसी निर्देशक ने ट्राई किया हो। हाँ, एक पिक्चर याद आती है 8.5 पहले की, जिसमें निर्देशक ने जो पात्र की जो केंद्रीय पात्र, और जो केंद्रीय पात्र उसी का ऑल्टर ईगो है, यानी कि जो केंद्रीय पात्र है फिल्म में वो निर्देशक ने समझो अपने को ही रखा हुआ है वहां पे। उसमें है सब्जेक्टिव में और भी प्रयास हुए होंगे। एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म में भी पात्र की, जैसे साइको पिक्चर है, वो जो किलर है उसकी मानसिक दशा हमारे साथ शेयर करने में कामयाब होती है। इस प्रकार के प्रयास हुए हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में मैं समझता हूँ ये सबसे लेटेस्ट और सबसे सफल, मैं इसको बहुत सफल प्रयास मानता हूँ, क्योंकि अब तक बड़े बड़े निर्देशकों ने ये फिल्म देखी है और मैंने केवल मनोरंजन के लिए दिखाई है। मैंने यही कह के बोला है कि आप आके अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, ये मत देखिए कि मैंने बनाई है ये वो है। आप जाके कोई भी फिल्म देखते एंटरटेनमेंट के लिए, वो मैं आपको गारंटी करता हूँ। अगर आप एंटरटेन नहीं हुए तो आप मुझे जूते मार के जाना। और बाकी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एंटरटेन हो गए तो आप कुछ पक्ष में बोल के जाओ, वो मैंने, बट आई जस्ट वांट यू टू एंटरटेन यू, आई जस्ट वांट टू सी कि बिकॉज निर्देशक जो है वो एक जैसे चाय के बगान में एक टी टेस्टर होता है, और जो चाय को सिप करता है उसको और वो टेस्ट करता है, ऐसे वाइन का टेस्टर, तो वो जो टेस्ट करता है वो जो उसको टेस्ट है वो लाखों करोड़ों को सही लगता है, उसका टेस्ट इतना विकसित होता है। वैसे जो निर्देशक है वो उसको दिग्दर्शक बोलते हैं हिंदी में। दिग्दर्शक का मतलब होता है कि ये फिल्म का जो है ये प्रथम दर्शक है, यानी जब फिल्म बन रही है तो वो एज ए दर्शक उसको देख रहा है, दर्शक की तरह देख रहा है निर्देशक। तो इस तरीके से राहुल रवेल एक बहुत ना सिर्फ पहुंचे हुए निर्देशक है, और उसमें मैं बोलने लग जाऊंगा तो विषय से भटक जाऊंगा। उसके अलावा वो ज्यूरी के चेयरमैन रहते हैं इफी के और बहुत सारे,
तो उनको बहुत सारी फिल्में देखने का और उनके बारे में ओपिनियन बनाने का उनको अधिकार है। तो उन्होंने भी फिल्म देखी और उन्होंने भी अपना दिया। पंकज पराशर, वो टेक्नोलॉजिकली हमेशा उनको बहुत ज़्यादा एडवांस और विकसित माना गया बॉलीवुड के अंदर, और उनके अनेकों असिस्टेंट हैं जो आज बड़े बड़े डायरेक्टर हैं। तो उनका भी मैंने आपके साथ शेयर, उन्होंने भी देखी। और डेविड धवन भी देखने वाले हैं, और मधुर भंडारकर जी को भी दिखाऊंगा, और जो भी हो सकते हैं मैं सूरज बड़जात्या जी को भी दिखाऊंगा, सूरज दर्शन जी को भी मैं दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलरली सूरज जी से मैंने कहा था, मुझे मिले थे, अभी मिल गए थे बाई चांस, तो मैंने कहा सर आपकी फिल्मों से बिल्कुल विपरीत है, ये आप पारिवारिक बनाते हो, ये तो लक्ष्मण रेखा का जो पार की पिक्चर है, ये ट्रांसग्रेस कर रही है। क्योंकि नैतिक जो आज वर्तमान हमारे नैतिक मूल्य हैं, या जो नैतिक मूल्यों का आडंबर हमने ओढ़ रखा है, उस पे फायर ऑफ लव रेड बहुत बुरी तरीके से अटैक करती है। लेकिन वो अटैक इतना रोचक और इतना मनोरंजक और इतना संगीतमय है कि यू विल एंजॉय इट, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि फिल्म देखने के बाद थोड़े आप अव्यवस्थित हो जाएंगे मानसिक रूप से, क्योंकि पिक्चर ने इतना ज्यादा मतलब उसका म्यूजिक बहुत ही दीवाना बना देता है आपको। जब आप निकलोगे वहां से तो वो कर रहा, लेकिन ये सारा जो हमने एक स्वीट एक रैप करके दिया, उसके अंदर जो हमने दिया वो एक पेंडोरास बॉक्स है। यानी कि मेरी ऐसी सोच है सर कि मेरा काम है दर्शक के अंदर प्रश्न जागृत करने का, कोई भी समाज के लिए। अगर हम सब ना अपने विश्वास को पकड़ के बैठ जाएंगे तो समाज स्टेगनेंट हो जाएगा, और फिर दो अलग अलग विश्वासों के बीच में झगड़े हो रहे होंगे। अगर समाज हमेशा प्रश्न करता रहेगा हर चीज को, परमेश्वर को मानने के बजाय अगर समाज बोले परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कहाँ है, अगर है तो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये सवालों पे अगर आ जाए समाज, तो काफी सारे झगड़े फसाद, क्योंकि जितने झगड़े फसाद हैं वो जो हमने जो भ्रांतियां पाल रखी हैं आस्था के नाम पे, उनकी वजह से हो रही हैं। तो कोई भी समाज के लिए प्रश्न करते रहना। तो ये फिल्म आपको आपके अस्तित्व को, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैं इस दुनिया से क्यों चला जाऊंगा, पर्पस क्या है मेरी जिंदगी का, परमात्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, स्त्री पुरुष का संबंध क्या है, पति पत्नी के संबंध में कोई सैंक्टिटी है कि नहीं है, कि सिर्फ सेक्स ही सब कुछ है, कि सिर्फ कोई प्रेम भी है, ये है वो, ये सारे आपको ना उस थ्रिलर के अंदर आपके साथ साक्षात्कार होगा। यानी कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपका सब कुछ हो जाएगा। ये क्यों इतना थ्रिलर है ना, तो जेम्स हैडली चेज और एल्फ्रेड हिचकॉक जैसा ना वो मजा दे रही है। तो आदमी जो देखता है ना तो उसको बंद करे जाते हैं, लेकिन आपके अवचेतन मन पे वो जो छोड़ रही है। और इसमें मैं बोलूंगा, इसमें इस फिल्म में बहुत काफी रजनीशत्व है उस सेंस में कि ये रजनीश का जो प्रवचन होता था 1.5-2 घंटे का वो प्रवचन देते थे, उस प्रवचन में वो सुनने वाले को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर लेते थे, और उसमें वो हंसाते भी थे और कुछ बताते भी थे, जागरूक भी करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसमिट करते थे, कि एक समय आता था कि जब वो बोल रहे हैं उसकी कोई मूल्य नहीं रह जाता था, वो जो बोल रहे हैं, लेकिन उनमें से एक अदृश्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। और वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आप जैसे ना आपको झरना बह रहा है ऐसे, और आपके अंदर जितना शोक, क्लेश, संताप, जितना नेगेटिव इमोशन है, जो एक मिट्टी की तरह झरना आ रहा है और सबको नहलाता हुआ चला जा रहा है, ऐसी अनुभूति होती थी।
तो वैसी अनुभूति, ये मुझे लगता है दिस इज अ स्पिरिचुअल फिल्म ऑल्सो। आपने कहा कि नैतिकता के जो आडंबर ओढ़ लिए गए हैं उनके खिलाफ ये फिल्म बात करती है, तो वो कौन कौन से ऐसे आडंबर ओढ़े गए हैं जिनको के खिलाफ आप बात करना? ये जो है ना, ये जो निष्ठा है, ये जो सेक्सुअल निष्ठा है, उसका का पूरा बोझ जो है वो नारी के सर पे रख दिया गया है। तो ये बड़ी रोचक सिचुएशन है सर। अगर 2 मिनट में, विवाह की आवश्यकता नारी को नहीं है, पुरुष को है। या जब भी विवाह की उत्पत्ति हुई 10,000 साल पहले, 20,000, जब भी उत्पत्ति हुई तो इस बात के लिए हुई कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होएगा। तो उसका कुछ था नहीं, तो डीएनए टेस्ट भी था समाज के पास, तो सिर्फ विवाह था कि ये इसका उत्तराधिकारी है। अगर स्त्री विवाह नहीं भी करती तो इसका ये पुत्र है या पुत्री है, उसको तो कुछ क्वेश्चन करने वाला था ही नहीं कोई। इसीलिए महाभारत में सब माँ के नाम से जाने जाते हैं। सही बात है, क्योंकि माँ कौन है ये तो अनक्वेश्चनेबल है, फादर कौन है इज स्टिल क्वेश्चन, मतलब विवाह के बावजूद भी क्वेश्चनेबल रहा। अब डीएनए टेस्ट आ गया, अब अनक्वेश्चनेबल हुआ है जाके, अब तक क्वेश्चनेबल था फादर। तो उसकी जो क्वेश्चनेबिलिटी थी उससे आतंकित होकर पुरुष ने नारी के ऊपर ये सारा का सारा जितना भी नैतिकता का आडंबर है, वर्जिनिटी और सैंक्टिटी और ये सारा का सारा, और खुद अगर आप बाप है, आपका लड़के को बोले वो बड़ी लड़कियों के साथ घूमता है, अंदर आपका मन भी प्रफुल्लित होगा, अपने बॉय है, अपने बाप। कहते लड़की भैंसो, आप एकदम से भैंसो उसमें आ जाओगे, क्या कहते हैं, शोकग्रस्त हो जाओगे, एकदम से आप मतलब चिंतित हो जाओगे, गहन चिंतन में चले जाओगे, बस चले आपका बंदूक लेके गोली मार दोगे, कुछ भी कर। तो अब ये देखो, ये डबल स्टैंडर्ड्स है कि विवाह की आवश्यकता है पुरुष को और स्त्री करके वो फुलफिल कर रही है, और फिर भी हमने उसको प्रताड़ित करके रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये वाकई में बोला जाए तो एक जेंडर इक्वालिटी की पिक्चर है, और पुरुष का जो पुरुष प्रधान जो चित्त है उसको ये उजागर करती है। लेकिन ये सब बातें जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी इंटेलेक्ट, मैं कह रहा हूँ कि ये अनकॉन्शियस लेवल पे, और आप कॉन्शियस होके भी देखो तो सब दिखाई देंगी, पर अगर जिसको नहीं भी दिखाई दे रही है उसको भी मजा आएगा। पिक्चर एज ए थ्रिलर चल रही है, पिक्चर कई लेवल पे चल रही है। एज ए अगर फ्रंट कोई भी ऐसा ऑडियंस है उसको सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर एंजॉय करनी है तो वो ऐसे कर सकता है। कोई उसको और ज्यादा लेवल पे एंजॉय करना चाहता है तो उस लेवल पे भी कर सकता है। वो कहते हैं मुझे इससे भी ज्यादा करना चाहता है तो उस पे भी कर सकता है। तो ये हमने एक ऐसी फिल्म बना के दी है, और अभी एक हमारे सामने एक टेम्पलेट बन के आ गई है कि इस प्रकार की फिल्में बनाई जा सकती हैं। कम से कम 2 और फिल्में बनाई जा सकती हैं। आपने रजनीश की बात की, रजनीश खुले सेक्स की बात किया करते थे। देखिए मैं अपनी बात बताऊं, देखो क्या है इस कि फिल्म अगर के आप संदर्भ मेरे पे बिलीव करना, देखो उसमें सब कट शॉर्ट कर दूंगा। रजनीश की किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर। उसने ये कभी नहीं कहा, देखो संभोग की कौन नहीं बात, संभोग की बात हमारे जो मैत्री वाला धर्म है उसमें कितनी हो रही है। उसमें तो जाके स्वर्ग में भी संभोग ही संभोग है। तो रजनीश तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं संभोग से समाधि की ओर, कि तो उस प्रमाइज में देखी जानी चाहिए। और मैं प्रमाण के तौर पे, मेरी इस वक्त महात्मा गांधी से कम आयु है। महात्मा गांधी 78 साल के थे तब उनको इस बात का शंका हुई कि उनको ब्रह्मचर्य उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने नग्न युवतियों के साथ सोना शुरू किया, स्वयं को ये सिद्ध करने का। पता नहीं इसका क्या मतलब है, जो भी है, मतलब ये गूढ़ विषय है। मैं बस जो इतना सब बोल के कि अगर आपके अंदर काम वासना नहीं है तो उसको प्रमाण की क्या जरूरत है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई। तो आज मेरी 78 से बहुत कम आयु है, कम है, और मैं पूर्णतः काम वासना से मुक्त हूँ।
मुक्त हूं मतलब कि मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग तो सब में रुचि है, लेकिन वो जो एक नारी के अंदर जो रुचि है नैसर्गिक पुरुष के अंदर, कि कोई भी नारी है उसके प्रति वो एक नैसर्गिक आकर्षण है, वो मेरे अंदर लुप्त हो चुका है। मेरे अंदर कोई आकर्षण ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संवेदना नहीं है या मैं ऐसा हो गया हूं, नहीं, बट अब बताओ ना, ये भावना माता के प्रति, बहन के प्रति, देवियों के प्रति तो होनी चाहिए ना। तो अगर मेरी सबके प्रति हो गया तो इसमें व्हाट इज रॉन्ग विद इट? आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट नीड वियाग्रा टू आर्टिफिशियली मतलब, पर वियाग्रा इज नेसेसरी व्हेन मेंटली यू आर वांटिंग सेक्स, बट फिजिकली यू आर नॉट। मेरे को तो मेंटली खत्म हो चुका है। मतलब आई फाइंड इट, एज रजनीश सेड, कि एक टाइम आएगा जैसे बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, अगर तुम खिलौना बच्चे से छीनोगे तो जिंदगी भर खिलौने से खेलता रहेगा। उसको खिलौने से खेल दो, अपने आप ग्रो करेगा, वो खिलौना छोड़ देगा। तो वही मुझे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इस बात से भी कोई लड़ाई नहीं है कि दुनिया क्यों सेक्स के बारे में इतनी पागल है, क्योंकि वो परमात्मा का प्लान है, क्योंकि वरना दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। उसी की वजह से दुनिया चल रही है। मुझे उससे कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरीके से उससे बाहर निकल के आ चुका हूँ। मैं रजनीश का शिष्य हूँ, उसने ये मुझे क्रिएट किया है। मेरे को सुनो, मेरी मानो, वो जो बोल रहा है वो सच है। वो सेक्स का प्रसारण नहीं कर रहा, वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि सेक्स से तुम जितना भयभीत रहोगे या इसको जितना टैबू बनाओगे, उतना तुम सेक्स से ऑब्सेस्ड रहोगे। तो सेक्स के पार जाना है तो तुम्हें सेक्स के अंदर जागरूक होके उतरना होगा। यू हैव टू एंटर इनटू सेक्स कॉन्शियसली, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। इसको आप मिस इंटरप्रेट बहुत ज्यादा किया गया है। और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि उनका जिंदगी का ध्येय यही हो गया हो कि वो उन्होंने वो चोगा धारण करके वो सेक्स में लीन हो गए। तो जिस प्रकार के भी लोग हैं, सबको होने का अधिकार है, सबको उसमें मतलब मेरा तो ये विचार है कि, विचार नहीं, मेरा ये विश्वास है, मेरी पूरी तरीके से कि आदमी अगर किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी प्रकार से फिजिकली हर्ट नहीं कर रहा और किसी और तरीके से उसके अस्तित्व को थ्रेटन नहीं कर रहा, तो जो कर रहा है उसको करने दो, उसको करने का अधिकार है। Only be checked when it is becoming a nuisance for the society or for the others. Nobody should be allowed to, और वायलेंस सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं है। जब आप अपने विचारधारा को किसी और पे आरोपित करते हो जबरदस्ती, वो भी हिंसा है। करेक्ट। जब आप अपनी मर्जी को किसी पे थोपते हो, वो भी हिंसा है कि मेरे ही दृष्टिकोण से आप दुनिया को देखो, मेरे ही मत को मानो, ये भी हिंसा है। तो किसी दूसरे की भी स्वायत्तता के साथ में कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो हिंसा है। लंबा करियर रहा है और बॉलीवुड में तमाम बड़े कलाकारों के साथ आपके संबंध रहे हैं। जी सर। इसके बावजूद इस फिल्म के लिए कृष्णा अभिषेक को लेने की कोई खास सोच रही है? कोई नहीं, ये फिल्म बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि मैं फिल्म उद्योग को दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक निर्देशक चाहे तो बिना किसी बड़े तथाकथित, इस पिक्चर के बाद तो कृष्णा अभिषेक भी बड़ा स्टार बन जाएगा। मेरा मतलब कहने का मतलब समझा जाए कि बड़ा स्टार भी कभी न्यू कमर था। तो आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे किसी के प्रति कोई अपमान की, मैं सबके प्रति सम्मान और स्नेह से भरा हुआ हूँ। पर मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि मैं ये करना चाहता था कि एक फिल्म बना के दिखाऊं ताकि दूसरे निर्देशकों को भी साहस हो कि बिना किसी सो कॉल्ड बिग स्टार के भी एक निर्देशक कामयाब पिक्चर बना सकता है। करेक्ट। उसके अंदर जैसे मैं कोई पहला नहीं हूँ। महेश भट्ट ने राज, क्रिमिनल और अनेकों ऐसी फिल्में बनाई हैं जो महेश भट्ट का एक जॉनर होता था, जिसमें ये फिल्में विक्रम भट्ट, महेश भट्ट, अलग जॉनर रहा इनका। एक जॉनर होता था थ्रिलर का।
जिसके अंदर अच्छा म्यूजिक होता था और कुछ एडल्ट्री से जुड़ी हुई क्राइम होती थी उस तरीके से। और ये तो मतलब मोर और लेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन माय ओन वे, दे हैव आल्सो डन इट। सो देयर इज अ प्लेस फॉर दिस सिनेमा। अभी हाल ही में 1920 विक्रम भट्ट जी की सुपुत्री की कहा, और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से अच्छी कवरेज करके गई है, अच्छी चल के गई है। तो हमारी पिक्चर का भी ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन हमारी पिक्चर में क्या पोटेंशियल है कि 1920 और इस जैसे तो उतना तो कवरेज करेगी। हमारी पिक्चर में एक वो वाला ब्लाइंड वाला गेम है कि हो सकता है ना कि वो डार्क हॉर्स निकलता है, जैसे कि ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वाली निकल जाए, वो इसमें है। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटर सही मिल जाए, यानी कि एक संरक्षण मिल जाए 1 हफ्ते का 1.5 हफ्ते का सिनेमा वाली, तो बाकी तो हिट होने वाली है। इसके पिक्चर के डायलॉग, इस पिक्चर का म्यूजिक इतने सुपर हिट है कि ओटीटी पे, इस पे, उस पे, मोबाइल पे लोग रट जाएंगे यार। पर इसका जो मजा है ना पिक्चर का, जो बिग स्क्रीन पे देखने का है सर, वो लाजवाब है। मैंने उसको दिमाग में रख के पिक्चर की रचना की है। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे जितनी जल्दी, और मुझे तो ऐसा लगता है अगर सही तरीके से चलाई गई ये पिक्चर सिल्वर जुबली हो सकती है जब होनी बंद हो गई है। पहनाज निलानी जी का निषाद सिनेमा है टाउन में, और वहां मैं प्लान कर रहा हूँ उसको 25 हफ्ते चलाऊंगा। मतलब 50 दिन तक तो रेगुलर में चलाऊंगा, उसके बाद में मैटनी में ले जाके इसको 100 डेज और 25 वीक्स तक चलाऊंगा। बॉलीवुड के साथ कॉर्पोरेट के जुल्म के असर को लेकर क्या कहेंगे? तो मैं कह रहा था 1985 के आसपास, 1985 में आसपास नहीं, 1985 ही में, 1985 में सुर्खियां आई, 1985 में इल्ज़ाम आई, और 1986 में इल्ज़ाम आई, और लेकिन प्यार झुकता नहीं आई, केसी मुकाड़िया हिट हुए। और ये 90s को इन लोगों ने रूल किया विद म्यूजिक कंपनीज। 2005 आते आते क्या हुआ कि मैं बता रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोलकर उनकी सरकार ने फिल्म उद्योग को एज ए उद्योग रिकग्नाइज किया। तो उस रिकग्निशन का ये परिणाम निकला कि कॉरपोरेट आ गए। ये जो कॉरपोरेट्स का आगमन हुआ है, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, शत्रुघ्न सिन्हा जी को क्रेडिट जाना। हर कॉरपोरेट को शत्रुघ्न सिन्हा जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यहाँ पे इतने अनपढ़ हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कॉरपोरेट्स जब आ गए तो एमबीए लोग आ गए। एमबीए मैंने भी किया हुआ है, मैं एमबीए भी हूँ बाई चांस। तो एमबीए में क्या होता है, हर चीज को मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ, तो हर चीज को हम क्वांटिफाई करते हैं, ये कोयला है, ये लेबर है, ये मैनेज, हर चीज को। तो अभी वो क्या होता है कि जो एक्टर होता है उसको बोलते हैं टैलेंट, और ये वो टेक्निक, वो ऐसे करके ऐसे हर चीज को, यानी कि कोई सामग्री है उसको मिला जुला के ऐसा करके आउटपुट निकाल के ये, तो उससे जो है ना सिनेमा की जो आत्मा है बॉलीवुड की, वो मरती जा रही है। क्योंकि वो आत्मा तभी जीवित रह सकती है जब प्रोड्यूसर जो है वो इंडिपेंडेंट हो। करेक्ट। जब इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होगा, जब स्टार को पैसे देते हुए उसकी छाती पे, अगर तुम एक कंपनी के मैनेजर हो और तुम कंपनी का पैसा स्टार पे उड़ा रहे हो, तो तुम्हें को क्या पीड़ा महसूस? कोई पीड़ा नहीं महसूस हुई, पीड़ा नहीं महसूस हो रही है। और इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी इन्फ्लेट हो गई है, अब वो कवर नहीं हो रही। कहानियों में हर जगह तुमने इतनी इंटरफेरेंस, इतने क्रिएटिव्स डाल दिए, इतने सलाहकार डाल दिए कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग नहीं हो पा रही, उसी में घिसी पिटी हो जा रही है, वो नहीं चल पा रही। क्योंकि सिनेमा के लिए मेंटल इंडिपेंडेंस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, अनिवार्य है। क्रिएटिविटी है ना, इट नीड्स अ फ्री माइंड। तो आप मानते हैं कि कॉर्पोरेट आने से कुछ विकृतियां भी आई हैं, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। कि सबसे अच्छा काम यह हुआ है कि जिस मार्केट की हमको पहले अनुमान ही नहीं था, वो आज हमारे पास मार्केट है। पहले शोले 5 साल चल के 25 करोड़ कमाती थी, आज एक दिन के अंदर पिक्चर 25 करोड़ कलेक्ट कर लेती है। ये कॉर्पोरेट का योगदान है।
कि पहले जो काम सालों में वर्षों में होता था अब हफ्तों में कम टाइम में होने लग गया है। प्लस ऑडियंस को जब हम आपके यहाँ कौन लगानी होती थी राष्ट्रीय को जाके हॉल वालों को बोलते थे कि हम आपके टॉयलेट देखने हैं क्लीन है कि नहीं है। आज किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 5 स्टार में चल रहा है आपका एग्जीबिशन, वो भी कॉर्पोरेट का ही योगदान है। तो मल्टीप्लेक्स इज अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज और प्रोडक्शन। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट को एग्जीबिशन भी करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट को छोड़ दे, कोई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जो होगा वो अपनी जेब से खर्चा करेगा, वो स्टार से हैगल करेगा, उसकी प्राइस नीचे करेगा, हर आदमी से वो थोड़ा बहुत कुछ कम करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा, कम से कम करेगा, कुछ कहानी में इंटरेस्ट लेगा, कुछ ह्यूमन एलिमेंट आता है उससे। मतलब आप ये मानते हैं कि कॉर्पोरेट के आने से क्रिएटिविटी को नुकसान हुआ है? देखिए, कॉर्पोरेट का काम क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट का काम होता है बिजनेस। कॉर्पोरेट जो भी, क्योंकि एमबीए की जो डिग्री है उसमें ये नहीं बताया गया था कि कभी सिनेमा को भी मैनेज करना पड़ेगा, वो उसके लिए नहीं बनाई गई थी। वो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये करने के लिए, वो उसके लिए रेफ्रिजरेटर बनाए और सामग्री, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, सिनेमा के लिए नहीं बनाई गई। तो या तो सिनेमा के लिए कोई स्पेसिफिकली एमबीए का कोर्स डिजाइन किया जाए। लेकिन अभी जितने लोगों ने भी गद्दियां ऑक्यूपाई की हैं वो उनको कोई शिक्षण नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सिनेमा के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो मार्केट में जो किताबें अवेलेबल है वो सारी हॉलीवुड के ऊपर है, हिंदी सिनेमा के ऊपर कोई किताब मौजूद नहीं है। तो जब तक आपकी समझ में हिंदी सिनेमा, और इसकी वजह से हिंदी सिनेमा जो है वो अपनी जड़ों से भटक गया है। ऑडियंस को वो मजा नहीं आ रहा कि जो आया करता था, क्योंकि भटक गया है। तो वो भी हम फायर ऑफ लव रेड से उसको वापस पटरी पे लाने का भी मतलब बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं। हम ले आए हैं, ले आएंगे नहीं, हम ले आए हैं, सिर्फ रिलीज का इंतजार है, हम ले आए। पिक्चर बहुत मजा आएगा और उन्हीं वो आपको वैसे महसूस होएगा कि आज के युग में जैसे गुरुदत्त या जैसे कोई, मैं तो कहूँ बिमल रॉय और गुरुदत्त मिल के पिक्चर बना रहे हो आज के 2023 में। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के युग में, क्योंकि मधुमती के अंदर एक हवेली होती है, बारिश होती है, पेंटिंग होती है, वो भी है इस पिक्चर के अंदर। और गुरुदत्त की जो प्यासा पिक्चर में जो एक संघर्ष के दिनों में इसका हाल था, लगभग वही का वही हाल हमारे नायक का भी है इस पिक्चर में। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरुदत्त और बिमल रॉय, मैं तो कहता हूँ महबूब खान, शांताराम, राज कपूर, मतलब सबको ये पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि देखो यार, देखो मैं सीख रहा था, देखो मैं आज आपके स्तर तक आ गया हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं सुर्खियों में यहाँ पे नहीं था और ऐसे आया भी नहीं जा सकता। ये तो साधना है, ये इसे रियाज है। मैं तो किसी का असिस्टेंट भी नहीं रहा, मुझे कुछ सिखाने वाला ही नहीं था, मैं तो खुद ही ठोकर खा खा के सीखा हूँ। कहा जा रहा है कि इन दिनों वर्तमान सरकार के अनुरूप सिनेमा बन रहा है, और आज तो पर्टिकुलरली बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि समाज तब तक प्रगति नहीं करेगा जब तक संघर्ष नहीं होएगा। लेकिन वो संघर्ष पे अगर हमने ग्रीस नहीं लगाया, ऑयलिंग नहीं करी, तो वो एक फैल सकता है। तो बॉलीवुड को वैसे गाने, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ऐसे कुछ करना चाहिए यार, लेकिन पूरा का पूरा समाज जो है ना वो भी चल रहा है, यूसीसी भी चल रहा है, गौ हत्या भी, ये भी सब चल रहा है, क्योंकि ये भी चलना जरूरी है। लेकिन इसके बीच में ना एक ऑयलिंग हो रही है, ये गाने और नाच के, वो भी नाच रहा है, मैं भी नाच रहा हूँ, तो भी नाच रहा है, ये बहुत बड़ा रोल है यार, ये हम नहीं कर पा रहे। मतलब बॉलीवुड कैन नॉट लिव बाय कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरीज अलोन। करेक्ट। It needs that fictionalized entertainment, and it needs today's hit songs, which is not giving, which Fire of Love Red is giving. नहीं तो आपको लग नहीं देता कि जो आज का फिल्मकार है इस सच को नहीं समझ पा रहा है? वो बेचारा अपनी
वो सिनेमा के लिए तो फिल्म नहीं बना रहा ना, बेचारा घर चलाने के लिए फिल्म बना रहा है। और जो भी फिल्म बना रहा है, निर्देशक का तो ये हाल है कि हर निर्देशक अपना घर चलाने के लिए, किचन चलाने के लिए पिक्चर बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, मैं इसको कोई आरोप के तौर पे नहीं कह रहा, मैं मुक्त हो चुका हूँ इससे, तो वो परमात्मा की देन है, वो अलग बात है। लेकिन 99% जो निर्देशक है वो घर चलाने के लिए पिक्चर बनाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि दर्शक कहीं पे दरकिनार हो जाता है, वो स्टार की चमचागिरी में लग जाता है, निर्माता की चमचागिरी, इंस्टॉलमेंट लेने के लिए, फाइनेंसर की उसको भावना होती है कि मैं कल को मैं खुद ही निर्माता बन जाऊं, फाइनेंसर होगी उसमें। तो उन सब की वो तरफ फिर वहां से जो सजेशन आता है फिर वो फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपकी वो जगह नहीं रहेगी, आपकी शूटिंग रुक जाएगी, तो आपका घर चलना बंद हो जाएगा। तो फिर वही सारी इसे विशेष सर्कल। तो क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी समय दौर था कि जब मैं भी, अगर मेरे को पिक्चर नहीं फ्लोर पे हुए इंस्टॉलमेंट, तो मेरे अगले महीने का कहाँ से आएगा, मैं उस चिंता से गुजर चुका हूँ। और ये रियल है। मैं और ये सिनेमा की सबसे बड़ी शत्रु है। एक्चुअली पिक्चर बनाने का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जिसको घर चलाने की, जिसको टेंशन नहीं है। करेक्ट। वही पिक्चर सही बना सकता है। जो स्टार को बोले कि तुम गलत कर रहे हो तो सही खड़े हो जाओ। इसके एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जेपी दत्ता जी के बारे में मैंने ये स्टोरी सुनी कि बेचारे उनकी पिक्चर बंद हो गई थी, विनोद खन्ना चला गया छोड़ के अमेरिका, तो आउट ऑफ वर्क थे, लेकिन उनको पिक्चर मिली गुलामी और धर्मेंद्र हीरो मिल गए। बहुत बड़ी बात हो गई। कोई दूसरा निर्देशक होता तो क्या करता। पहले दिन की शूटिंग पे धर्म जी ने उनको बुला के बोला कि मेरा ये सजेशन है। तो उन्होंने बोला धर्मपा जी कि अगर आप ये सजेशन क्यों देना चाहते हो, तो आज तक किसी ने शायद उनसे नहीं पूछा होगा, तो उनको कुछ उत्तर नहीं सूझा। तो फिर खुद ही जेपी दत्ता जी ने बोला, ऐसा मैंने सुना कि सर आप मुझे सजेशन इसलिए देना चाहते हो क्योंकि अगर मैं आपका सजेशन मान लूँगा तो पिक्चर हिट हो जाएगी। तो धर्म जी बहुत खुश हुए कि हाँ बिल्कुल सही, मेरा सजेशन मान। उसने कहा सर मुझे हिट पिक्चर नहीं बनानी, मुझे फ्लॉप पिक्चर बनानी, प्लीज़ वही कीजिए जो स्क्रिप्ट में लिख के मैंने दिया है, वही संवाद बोलिए। धर्म जी इतने बड़े स्टार थे, उनका ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने पैकअप अनाउंस कर दिया। और मैंने सुना है कि ऐसा लगा कि ये पिक्चर शेल हो गई। लेकिन जब रात बीती, जब सुबह हुई, फिर धर्म जी ने और धर्म जी को रिवाइव किया उस पिक्चर में। जब तक डायरेक्टर स्ट्रांग नहीं होएगा ना स्टार से, तब तक हिट पिक्चर नहीं बन पाएंगी। आज क्या है कि स्टार डिसाइड कर रहा है हु विल बी द डायरेक्टर, हाउ कैन वी मेक हिट पिक्चर्स टुडे। आपने अभी जिक्र किया कि आज का देश कश्मीर फाइल्स या सिर्फ केरला स्टोरी भरोसे नहीं चल सकता। नहीं यार, ये जोर जबरदस्ती है। मैं बताऊँ कि यार फ्रैंकली स्पीकिंग ये सिनेमा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा था। मीडिया ने अपना काम किया होता तो इन फिल्मों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। मीडिया जो है एक पॉलिटिकल करेक्टनेस और सेकुलरिज्म का पता नहीं, मैं समझ के मैं अपना सर किसी दिन फोड़ दूंगा हथौड़ा मार के कि जो धर्म बिल्कुल भी सेकुलर नहीं है और जिसका जहां का भी मुझे वहां पे सेकुलरिज्म मिट जाता है, उसको क्यों सेकुलरिज्म के आवरण में कवर दिया जाता है। डेमोक्रेटिक नहीं है, सेकुलर नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और सेकुलर, ये मैं बता रहा हूं आपको बिना किसी को बुरा ना लगे, ये बिल्कुल टेक्निकली बोल रहा हूं। इस्लाम बिलीव्स इन द सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। इस्लाम डज नॉट बिलीव इन द सॉवरेनिटी ऑफ नेशन। तो इट cannot be comfortable with the sovereignty clause of the constitution, and socialism, it does not believe in socialism, and it does not believe in republic. It believes in what is called caliphate, khilafat. After Allah the prophet, after prophet the khalifa. That is there, उनके सिस्टम में ये सब नहीं है।
रिपब्लिक और डेमोक्रेसी और सेकुलर भी नहीं है. एनीबडी हु इज नॉट फॉलोइंग दैट इज not correct. He is a kafir and needs to be brought into the line. So this is practically जो है सर. मैं इसके बारे में बताऊं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना सर. नहीं सर, मेरा सवाल कुछ अलग था जी. मेरा सवाल यह है कि केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो या आदि पुरुष हो, क्या किसी भी फिल्म के साथ किसी सरकार को या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं यार, किसी भी पॉलिटिशियन, देखो सिनेमा से राजनीति हो, दक्षिण भारत में तो दोनों इतने आपस में गुथे हुए हैं कि उनको आप अलग ही नहीं कर सकते. तो मैं सोचता हूँ कि उसका राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है, होना चाहिए. क्योंकि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा, आप लोगों को, मुझे पत्रकारों से बहुत तकलीफ है. मैं पूरा वर्कशॉप करना चाहता हूँ. ये आपने करके क्या रखा हुआ है, पाँव पे कुल्हाड़ी मार के रखी हुई है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो हॉलीवुड को अपनी सॉफ्ट पावर मानता है. आर्मी को जितना वो अपनी आर्मी को महत्व देता है उतना ही वो हॉलीवुड को महत्व देता है. क्यों? उसको पता है कि ये सांस्कृतिक इंपीरियलिज्म है. जहां कहीं पे भी हॉलीवुड की फिल्म जाएगी वहां मैकडोनल्ड जाएगा, पेप्सी जाएगा, कोका कोला जाएगा, जीन्स जाएगी, टी शर्ट जाएगी, लाइफस्टाइल जाएगा, उनकी सोच विचार जाएगी, उनकी जीवन शैली जाएगी. वो सांस्कृतिक इंपीरियलिज्म है. तो भारतवर्ष को अगर काउंटर, और हॉलीवुड की टक्कर पे एक ही ब्रांड है, वो है बॉलीवुड. पर ना तो स्टेट उसको कुछ बैकिंग दे रही है, ना तो मीडिया उसको कोई. बॉलीवुड पे कुत्तों की तरह भौंकने का टाइम आता है, हर आदमी ना गले भौंकने लग जाता है तरह. कोई पूछता भी नहीं है क्यों भौंक रहे हो, सब लग जाते हैं. तो ये हालत है यार समाज में. जरा बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट. अरे यार, तुम बॉलीवुड को बॉयकॉट करोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो तुमको एक राष्ट्रीय गान दिया, बॉलीवुड ने तो तुम्हें लाखों राष्ट्रीय गान दिए. हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, किसने दिया? हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, किसने दिया? और सुजलाम सुफलाम उसका जो गाना है हेमंत कुमार का, आनंद मठ का, वो किसने दिया? वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, ऐ मेरे वतन के लोगों तेरा आंख में भर लो पानी. तुम्हें शर्म भी नहीं आती यार? तुम्हें आकाश के ऊपर थूकते हुए शर्म नहीं आती? वो सिनेमा, या तुमने सिनेमा इन लोगों का सिनेमा समझ रखा है जो आजकल बैठे हुए हैं. सिनेमा उनका नहीं है यार. सिनेमा भारत जैसे महात्मा गांधी का है, लोकमान्य तिलक का है, जवाहरलाल नेहरू का है, सावरकर का है, बड़े बड़े लीडर्स का है. उसी तरह सिनेमा भी कोई ऐसा नहीं है लोगों का सिनेमा है. सिनेमा दादा साहब फाल्के का है, शांताराम का है, महबूब का है. इज्जत से बात करो यार. दिलीप कुमार का सिनेमा है, देवानंद का सिनेमा है. प्लीज टॉक विद रिस्पेक्ट यार. You would not be in yourself today if this cinema was not there. ये सब क्या हो रहा है? जिसके हाथ में सोशल मीडिया हैंडल आ गया, हर आदमी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है. This has to stop. आपको लगता है सोशल मीडिया से बॉलीवुड को नुकसान हुआ? बॉलीवुड को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता हुआ. बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मैं समझता हूँ बहुत फायदा हुआ. तो बीच में जो था P&A, क्या था कि P&A पूरा सैटेलाइट के ऊपर था. जो टीवी के प्रोग्राम चल रहे थे उसके अंदर अगर आपने अपने ट्रेलर नहीं चलाए तो आपको कोई विजिबिलिटी नहीं मिलती थी, और वो लूट रहे थे, करोड़ों रुपए खा रहे थे. आज सोशल मीडिया आ गया, आदमी बड़े से बड़ा आदमी यूट्यूब पे अपना ऐड डाल देता है, अपना ट्रेलर पूरी दुनिया देख लेती है. बिल्कुल सही. पहले ना नहीं था. आज अगर आपके पास प्रॉपरली प्लानिंग है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली बात कर सकते हो. बाकी जितने भी एडवर्टाइजिंग है वो तुक्का है, चला चला नहीं चला नहीं चला. होर्डिंग आपने लगा दी, अब आपकी पिक्चर क्या है, वो होर्डिंग देखी किसने, देखी क्या देखा किसने. पर यार यू नो दिस गाय वॉचेस दिस काइंड ऑफ पिक्चर. आज सोशल मीडिया आपको वो भी कल को डेटा देगा कि आपकी पिक्चर का कौन दर्शक है, वो भी डेटा देने लग जाएगा. एंड यू विल रीच आउट योर पिक्चर टू दैट ऑडियंस. So I think is the biggest blessing, is the ultimate in democratization, socialization,
एंड द अल्टीमेट लिबर्टी, जो मानव जाति को अंधविश्वास से और मुल्ला के राज से और सबसे आज इस्लाम धर्म में जो क्रांति आ रही है सोनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। आज पाकिस्तान के अंदर जो वैचारिक क्रांति आ रही है सोनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। आज विश्व में जो क्रांति आ रही है सोनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। आई थिंक ये परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। मुझे नहीं लगता है इसके बाद कुछ देने को बचा है। अगले 50 साल तक मुझे नहीं लगता कोई इन्वेंशन होने वाली है। आप करने को मोबाइल का साइज इतना छोटा कर लो कि मैं कहीं भी उससे कोई मकसद तो सॉल्व नहीं होगा ना। मतलब इतना बड़ा तो चाहिए ना करने के लिए। तो क्या कर लोगे इसका? तो इसका क्या, इसमें 20 ऐप और डाल दोगे और कुछ कर दो, इसको लेके हवा में तो उड़ तो नहीं जाओगे। जो कुछ कर सकता है वो हो चुका है। मैं समझता हूँ कि अभी अगले कुछ वर्षों के लिए प्लेटो आने वाला है और वो बहुत आवश्यक है कि हम एक नए विश्व की रचना करें, एक नए प्लेटो पे। और हमको अतीत को पूरी तरह बिसरा देना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो बहुत ज़्यादा अतीत है बहुत अच्छा है। अतीत में जो भी श्रेष्ठ है वो हमारे अंदर आ चुका है। लेकिन मैं रामचंद्र जी का भक्त हूँ तो मतलब ये नहीं कि मैं धोती पहन के धनुष बाण लेके चलने लग जाऊँ। मुझे जीन्स पहननी है, टी शर्ट पहननी है। उसी प्रकार से कोई मोहम्मद का अनुयायी है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी की तरह दाढ़ी भी बढ़ावे, टोपी भी पहने। वो जमाना गया। ये जो हम नकलें कर रहे हैं अतीतों की, वो ये सबसे बाहर निकल के आना चाहिए। अकीदा अलग है और ये सब नकलें करने से कुछ नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। इससे ना तो कुछ सवाब मिलता है, ना जन्नत मिलती है, ना कुछ होता है। आदमी जितना ओरिजिनल रहेगा उतना ही वो अल्लाह को प्रिय है। हर आदमी को ऊपर वाले ने ओरिजिनल बना के भेजा है। जितना वो ओरिजिनल होएगा उतना ही वो अपने क्रिएटर के नजदीक रहेगा। फायर और लव रेत के बाद की क्या योजनाएं हैं? नहीं, इमीडिएटली तो हु किल्ड सुभाष चंद्र बोस है। बिकॉज फीचर फिल्म के अंदर थोड़ी स्टार कास्ट बढ़ेगी और वो पिक्चर आएगी MMM, लाइक RRR की तरह से MMM है पिक्चर। लेकिन पूरी तरह बम्बैया पिक्चर है। और मैं रेड भी बता रहा हूँ और MMM भी बता रहा हूँ। ये ऐसी बम्बैया पिक्चरें हैं जो साउथ में डब होंगी, साउथ में रीमेक होंगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी बम्बैया फिल्म है। बम्बैया से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है। रजनीकांत इज अ कॉपी ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा। करेक्ट। अब समझो बम्बई से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है सर। यहाँ पे तो खुद ही भूल गए। वो सब घोट के पी रहे हैं ना, वो खानदानी लोग हैं, उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा हुआ है। सो उसका वो यहाँ पे सब ऐसी हो गए ना, इर्रेवरेंट, बोले ठीक है समझे, सब बूढ़े बोल रहे हैं सब, अब जो फालतू है आउटडेटेड है ये ऐसे करके एटीट्यूड आ गया। वो इसकी वजह से यहाँ पे पूरी की पूरी वाट लग गई है। लेकिन अभी मुझे लगता है खत्म हो गया क्योंकि इनएविटेबल है। क्योंकि अब दिल को खुश करने के लिए बोल लो कि जरा हट के, जरा बच के, हिट पिक्चर है। अब दिल खुश करने को बोल दो कि सत्य प्रेम की कथा हिट पिक्चर है। ये सब दिल को बहलाने वाली बातें हैं। ये दोनों की दोनों पिक्चर जिस हिसाब से बनाई गई हैं और इनके हीरोज का जो स्टेचर है, इनको कम से कम 150-200 करोड़ का धंधा करना चाहिए। कम से कम इनको करना चाहिए था। मतलब अभी ये कह रहे हमने 50 कर लिया, 75 कर लिया, तालियां बजाओ, सीटियां बजाओ, तो बजा देंगे सर। हम तो हुक्म के गुलाम में बैठे हैं, जो कहोगे कर देंगे। लेकिन आप भी तो अंटर वो करो ना। आप सब देखो, विश्व आपका ब्रह्मास्त्र नहीं चला, उसके पहले संजय दत्त और रणबीर कपूर की इतनी बड़ी पिक्चर का नाम ही भूल गया, वो नहीं चली। आदि पुरुष नहीं चली, ये नहीं चली, वो नहीं चली, छोटी नहीं चली, बड़ी नहीं चली, ईश्वर नहीं चली, उसकी नहीं चली। तो सिर्फ एक बीच में पठान चल गई। अब उस पर तो कब तक यार वो कर लोगे। वो थोड़ा सा एक हवा आई थी कि यार नहीं फॉर्मूला अभी बाकी है, तो पर वो भी अभी खत्म हो गई। पर जिद क्या है मेरे को समझ में आता, जिद क्या है। कभी शाहरुख भी तो ऐसे आया था यार। आया था ना कि सर्कस में से आया था, उसमें से आया था, ऐसे आया था यार। आज के भी तो शाहरुख होंगे।
बहुत होंगे। अरे आज के भी तो सलमान भी तो ऐसे आया था यार, आमिर भी ऐसे आया था, अक्षय भी ऐसे आया था। आते हैं बच्चे, बन जाते हैं स्टार, तो उस पर फुल स्टॉप क्यों लगा लिया, या ये क्यों कर लिया कि इसी का बेटा ही बनेगा, इसका ही बनेगा, यही होगा। इसकी वजह से भी सफरिंग है इस वक्त। पर मैं समझता हूँ कि लाइफ इज सेल्फ करेक्टिंग। लाइफ की सबसे खूबसूरत है वो अपने आप को, जिंदगी जो है ना वो अपने आप को करेक्ट कर लेती है। कुछ भी गड़बड़ होती है ना, करेक्ट कर लेती है। तो जैसे अब एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं तो अपने आप को करेक्ट कर रही है प्रकृति, क्योंकि आप कुछ गलत करो तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ करना पड़ रहा है। तो उस तरीके से है अभी, क्योंकि पैसे का इतना जोर हो गया ना, पैसा तो है ही है ना इंडिया में। पैसे का तो हम नए नए रेस हुए हैं तो एकदम से पैसा बहुत आ गया, बहुत आ गया। स्टारों के पास में, बड़े डायरेक्टरों के, प्रोड्यूसरों के पास में सब आतंकित हो गए। इनको खुद नहीं पता पड़ा हम कहाँ पे आ गए। तो सब एक अजीब सी स्पेस में चले गए, जहाँ हर आदमी पूछ रहा है दूसरे से तू किधर है, मैं कहाँ हूँ, किसी को खुद पता नहीं। और उस चक्कर में ना ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा है तो उसको मैं ठीक करूँगा, है ना। कहानियाँ भी कहाँ से निकल के आ रही हैं। कोई बोल रही है कि वो पिंक से भी आगे चले जाएंगे हम। पिंक में तो वो था, अभी हम बताएंगे डेट रेप पे जाते हैं, कोई मैरिटल रेप पे जाएगा, कोई LGBT पे जाएगा। कहानियों को इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ बार बार वही कहानियाँ जन्म लेती हैं, रिसाइकल होती है। सिविलाइजेशन का मतलब ही ये है कि हर जनरेशन उन्हीं कहानियों को दोबारा से अपने हिसाब से करेगा। ये स्टीवन स्पीलबर्ग ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो सारी की सारी फिल्में उसने एज ए चाइल्ड देखी थी। ये 30s में बनती थी। E.T. पीटी जो भी बनाई है उसने, जुरासिक पार्क, जो भी उसने किया है वो रिसाइकल किया है। तो हम अपनी पुरानी फिल्मों को देख ही नहीं रहे, उनसे इंस्पायर्ड ही नहीं हो रहे। हम कोरियन, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ पोर्चुगीज, जो भी एक्सोटिक सुनाई देते हैं, मजा आता है वो सुनते हैं। साउथ इंडिया की रीमेक कर लेते हैं। ये सब चल रहा है सर। तो अशोक त्यागी जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपके मंच को, आपकी पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को, आपके परिवार को और दर्शकों के परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।